बात लग गई है मेरे को, कल ही लेके आऊँगा मैं। हो गया ये ऑन? चलो कल वीडियो मेरे फ़ोन से ही बनेगी S23 अल्ट्रा। अब कल हम लोगों ने सेक्शन 3 तक बात कर ली थी। कहाँ तक बात कर ली थी? सेक्शन 4 से आज बात करनी है। कहाँ से बात करनी है? सेक्शन 3 जो था बच्चों डीलिंग का था, सेक्शन 4 होल्डिंग का है। अब मैं तुम्हें बहुत बार आगे के सेक्शन रिवाइज करा चुका हूँ, तो आज अपन लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, है ना। बस सेक्शन 3 जो कल पढ़ा वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आई होप पीआरआई, पीआरओआई, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन, फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी। और उसके पहले इंट्रो दिया था कि क्यों ये एक्ट आया गया। चलो यहां देखो, कल मैंने आपको सेक्शन 3 पढ़ाया होल्डिंग, अरे डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन की शुरुआत ही नो से होती है। नो पर्सन शेल कैसे होती है? कोई भी पर्सन, नो पर्सन शेल, कोई भी बंदा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है, होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें सॉरी कोई भी पर्सन उसमें डील नहीं कर सकता, किसी भी पीआरओआई को पेमेंट नहीं कर सकता, पीआरओआई के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। और यहां इंडिया में भी कोई फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी हो, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो नहीं कर सकता एक्सेप्ट थ्रू ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन के थ्रू कर सकता है। मैंने कल आपको बहुत गहराई से ये बात बता दी कि सेक्शन 3 इसकी तो बात ही नहीं करता कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो तो आज करनी है सब बात। सेक्शन 3 तो ये कहता है कि अगर कर भी सकते हो ना, तो ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही कर सकते हो, खुद से तो नहीं कर सकते। जैसे आज अगर मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना अलाउड है, तो मैंने इंपोर्ट किया, सुनना बहुत बढ़िया तरीके से, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करा, मेरा $50,000 का बिल बन गया, अलाउड है। तो मैंने कहा चलो $50,000 लेने ना, तो मैंने वही कल जो बताया हवाला ट्रांजैक्शन कर दिया। मैंने कहा कि ले भाई, हवाला वाले को बोला कि ये तू मेरे से पैसे ले ले बेटा, और अधिबा हटा दो, विकास, हेलो, यस। तो मैंने उससे कहा हवाला वाले से कि भैया तू एक काम कर, मेरे को $50,000 देने अमेरिका में, तू मेरे से $50,000, आज एक रेट चल रही है मान लो 10 रुपये, तो 50 या 20 रुपये, 50,000 इंटू 20, 10 लाख रुपए होते, तो तू मुझसे यहाँ 10 लाख रुपए पकड़ बेटा, और तू $50,000 पहुंचा दे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो अलाउड ही होता है वैसे भी, तो नहीं कर सकता, क्योंकि किसके थ्रू कर सकता हूं? ऑथोराइज पर्सन। क्या हवाला वाला ऑथोराइज पर्सन है? तो 3 ऑथोराइज पर्सन है, ऑथोराइज डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। इन्हीं लोगों के थ्रू आप लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, और ट्रांजैक्शंस आप कर नहीं सकते। सेक्शन 3 बस इतनी सी बात बोलता है। फिर सेक्शन 3 ने हमें ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स भी दिए बहुत सारे, तो ये अपन ऊपर ने एग्जांपल पढ़े, ये पर्टेनिंग वाला, सॉरी पहला वाला था डीलिंग वाला, कि डील कैसे किया जाता है, कि एक बंदे ने मेरे को कहा 1,000। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करने का एग्जांपल, दोस्त ने बोला $1,000 मेरे को ट्रांसफर करवा दे, मैं तेरे को बेटर रेट दूंगा, बैंक से भी अच्छी, तो वो सही नहीं है, हवाला हो गया वो तो। फिर बोला कि भैया इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ ले ले भाई की, वो भी कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है और वो मुझसे यहाँ कोई ट्रांजेक्शन करवा रहा है, तो करवा सकता है, बट ओनली थ्रू ऑथोराइज पर्सन, ठीक है। अब आज बात करते हैं सेक्शन 4 की। किसकी बात करते हैं? होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या? होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सामने देखो बच्चों, मैंने कहा कि पीआरओआई के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन में डील करना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट थ्रू ऑथोराइज पर्सन। अब सेक्शन 4 कहता है कि डील करना छोड़ो, होल्ड करना भी अलाउड नहीं है। आज मैं अपने पास डॉलर रखूं, यूरो रखूं, पाउंड रखूं, कुछ लोगों को शौक होता है फॉरेन करेंसी रखने का, भैया मेरी पर्स में रखती है, वट पड़ता है इसे 4 लोगों के सामने, ठीक है, तो लट पड़ेंगे, वट तो पड़े ना पड़े, ठीक है। तो अगर कोई भी फॉरेन करेंसी आप होल्ड करते हो अपने पास, तो अलाउड नहीं है, मनाइए साफ, ठीक है। देखो, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट में बोला गया है तो अलग बात है। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये तो आपकी और मेरी बात हो रही है। पीआरओआई को तो अलाउड होगा ना, वो अपने देश में तो डॉलर ही रखेगा ना, ठीक है, और वो यहां आएगा तो भी वो डॉलर रख सकता है, क्योंकि उसके पास तो उसकी करेंसी होगी, मैं नहीं रख सकता। पीआरआई शैल नॉट होल्ड, पजेस, ऑन, ट्रांसफर, ना तो रख सकता हूं ना किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, क्या? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और कोई तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर। सर तो फिर तो मैं इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है, खरीद सकते हो, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ था?
क्या जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी बाहर प्रॉपर्टी नहीं होती है क्या? मैंने सुना शाहरुख खान ने तो एक विला खरीद रखा है बाहर, ठीक है, दुबई में, ठीक है। तो विला खरीद रहे हैं, ये तो बोल रहा है कोई एसेट नहीं ले सकता मैं बाहर, ये पूरा के पूरा विला ले लिया है, तो रेसिडेंट भी है, अलाउड है भाई। अभी सब्र रखो। ऐसा बोला गया है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जब हम बोले तब तो अलाउड है, बाकी उसके अलावा अलाउड तो ना तो मैं बाहर कोई एसेट रख सकता हूं, ना अपने पास डॉलर रख सकता हूं, ना यूरो ना पाउंड, ठीक है। कोई फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रख भी नहीं सकता, होल्ड भी नहीं कर सकता, किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट बोलता है तो रख सकता हूं। आगे बढ़ू तो 3 किसकी बात करता है? डीलिंग की। 4 किसकी बात करता है? होल्ड करने की। 3 एक तरीके से बात करता है PROI की, 4 बात करता है PRI की। सही बोला ये मैंने? 3 बात करता है PROI की और 4 बात करता है PRI की। सही बोला ये? हाँ, 3 ये बात करता है कि कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसका मैं यहां पे कोई भी खर्चा नहीं करवा सकता, कोई उसको पेमेंट नहीं दे सकता, उसके बिहाफ पे कोई पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है, उसके क्रेडिट, उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सन। उसकी बात हो रही थी। मैं करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं ऑथोराइज्ड पर्सन हूं तो मतलब अगर मैं कोई भी तरह के ट्रांजैक्शन एज अ ऑथोराइज्ड पर्सन करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, और ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। बाकी जो ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू नहीं कर रहा हूं वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। ये कौन सी बात करता है? सेक्शन 3। सेक्शन 4 स्पेसिफिकली सिर्फ किसके लिए है? फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड करने से रिलेटेड। और ये लग किस पे रहा है? सिर्फ PRI पे। यहां PROI की बात सिर्फ किसकी बात हो रही है? PRI की। मैं PRI हूं, ठीक है, तो मैं इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, शाहरुख खान याद रखना, और दुनिया में, अपने इंडिया में हजारों सैकड़ों जने हैं जिनकी बाहर प्रॉपर्टी है। तो अगर ये सेक्शन इतना स्ट्रिक्टली बोलता नहीं रख सकता तो फिर कैसे रख रहे हैं? क्या लॉ के बियॉन्ड जाके रख रहे हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा कि कब कब आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, सब अलाउड है, लेकिन उसके लिए कुछ दायरे बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सर इसमें माफ भी करता तो सर वीडियो देखते बुक में माफ करेंगे। बुक भी ले आया कर, उसमें भी मैं ही माफ कर दूंगा। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी बंदा जो रेसिडेंट इन इंडिया हो एक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। क्या? कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ये है मेन, ठीक है। दिस सेक्शन प्रिवेंट इंडियन रेसिडेंट टू एक्वायर, होल्ड और प्रॉपर्टी अब्रॉड देन थ्रू सेपरेट नोटिफिकेशन एंड एक्विजिशन ऑफ दीज एसेट हैव बीन परमिटेड। लेकिन बाद में सरकार नोटिफिकेशन लाती गई और बोला नहीं ये तो खरीद सकते हो, विला तो खरीद सकते हो, विला तो खरीदो यार, विला तो खरीद सकते हो, ठीक है, ठीक है। ऐसे बाहर और कोई एसेट लेना चाहता हूँ, कोई बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, कर सकते हो, ठीक है। कोई बाहर की कंपनी में शेयर्स का, हाँ ले सकते हो, शेयर्स भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे करके लोग नोटिफिकेशन लाते गए और ऐसे फिर अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाहर खरीद सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलो, इफ एन इंडियन रेसिडेंट, इसके एग्जांपल बहुत बढ़िया बढ़िया है, साथ में ही कवर करेंगे। इंडियन रेसिडेंट रिसीव बैंक बैलेंस ऑफ $10,000 फ्रॉम हिज अंकल इन लंडन, द इंडियन रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड ऑन टू फॉरेन फंड। बिल्कुल सही है। देखो, मेरे कोई अंकल बाहर रहते थे, उन्होंने कहा शब्बीर तेरे नाम से यहाँ पे मैं एक डिपॉजिट खुलवा रहा हूँ, $10,000 उस डिपॉजिट में रखवा रहा हूँ। मैं कहा नेकी और पूछ रखवा दो, ठीक है। तो देखो, मेरा डिपॉजिट बाहर है, मैं कौन हूं? PRI का डिपॉजिट बाहर है, तो मेरी एक एसेट क्रिएट हो गई। तो क्या ये करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भूलना मत, मैंने पहले ही बोल दिया था, 4 चीजें तो मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, और भूले तो मारूंगा भी बहुत, ठीक है, जूता फेंक के ही, समझ गए ना। तो बिल्कुल भूलना नहीं है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? PRI की एसेट लाइबिलिटी बाहर ऑल्टर हो रही हो और PROI की एसेट लाइबिलिटी इंडिया में ऑल्टर हो रही हो, तो वो ट्रांजैक्शन क्या है? कैपिटल। मैं PRI हूं, इंडियन हूं, मेरे अंकल ने कहा वहां पे एक अकाउंट खुला देते भाई साहब आपका, मैंने कहा खुलवा दो, $10,000 आपके अकाउंट में डलवा देते हैं, मैंने कहा डलवा दो, बैंक बैलेंस हो गया, मेरा एक एसेट क्रिएट हो गया बाहर, तो ये तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। और कल मैंने ये बात बता दी थी कि आपको कि जनरली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है और करंट अकाउंट सारे अलाउड, ये बात बता दी थी कल तुम्हें। चलो वेरी गुड, वो आज भी बात करनी है उसकी। जनरली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सारे अलाउड है, कुछ को छोड़कर, और जनरली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, कुछ को छोड़ के।
ठीक है। तो मतलब जनरल परमिशन दे रखी है करंट में और स्पेसिफिक परमिशन दे रखी है कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हर बार नहीं कर सकते, जहां अलाउड है वहीं कर सकते हो। करंट अकाउंट हर बार कर सकते हो, जहां नहीं अलाउड है वहां नहीं कर सकते। ये बात आज भी करनी है हम लोगों को, ये बात याद रखना। तो अब मेरा तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया, वहां पे एसेट क्रिएट हो गई, तो ये तो बोल रहा है, मना ही कर रहा है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। जब तक ये एक्ट बोले तो ठीक, उसके अलावा आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन या कोई प्रॉपर्टी बाहर, और ये बैंक बैलेंस मेरी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। अब मेरे को अंकल को क्या कहना चाहिए, अंकल आप तो एक काम करो, $1 का रेट 80 रुपया चल रहा है, 10,000 × 80 8 लाख रुपए यहां भेज दो, क्योंकि वो तो मैं कर ही नहीं सकता जो आप कह रहे हो, ठीक है। अब ये अगर अकाउंट खुलाना बाहर, कैपिटल अकाउंट की जो सूची पढ़ाऊंगा, लिस्ट पढ़ाऊंगा, उसमें अलाउड है, तो फिर ये एग्जाम्पल सही नहीं है। सेक्शन के हिसाब से ये एग्जाम्पल दे रखा है, अभी उसे ये समझाना है क्या अलाउड नहीं है, तो उसने ये डाल के दम। लेकिन कल मैं लिस्ट पढ़ा दूं और लिस्ट में लिखा हुआ हो तो आप बोलोगे सर आपने तो उस 4 दिन पहले तो मना किया था। तो समझना बराबर से, उसको जो चीज समझानी है ना, वो उसके हिसाब से एग्जाम्पल फ्रेम करता है। पूरा तो कब बैठेगा तुम्हें, जब पूरा पढ़ लोगे। इसीलिए आगे आगे की चीजें भी यहां आती रहती है, रेफरेंस देता रहता हूं। लेकिन पूरा जब पूरा हो जाएगा ना, तो समझ में आएगा ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। समझ गए? तो अगर ये चीज भी अलाउड वाले में आ गई ना, कि एक रेसिडेंट, क्योंकि आएगी इसलिए बता रहा हूं, एक रेसिडेंट बाहर अकाउंट खुलवा सकता है, ये अलाउड है, तो फिर ये एग्जांपल गलत है। फिर सर दे क्यों रखा है? क्योंकि उसको वो चीज समझानी है अभी, क्या कि कोई भी पीआरआई इंडिया के बाहर एसेट वैसेट खरीद, फॉरेन एक्सचेंज में डील वील, फॉरेन सिक्योरिटी खरीद। अबे तुम तो ऐसे ही समझ जाओ, फॉरेन सिक्योरिटी के लिए भी मना कर रहा है, तो क्या मैं फॉरेन सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता? मैं मैकडोनल्ड में शेयर खरीदना चाहूं, नहीं खरीद सकता? मैं टेस्ला में इन्वेस्ट करना चाहूं, नहीं कर सकता? अरे सब कर सकते हो भाई, बस जहां अलाउड है वहां। इसीलिए लाइन की शुरुआत ही कैसे हो रही है? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। क्या है बात क्लियर है सबको? ये सेक्शन 4 है। 3 हो गया, 4 हो गया, अब 5 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अकाउंट। मैंने बोला था 4 सेक्शन पढ़ाऊंगा बस, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 में क्या पढ़ाऊंगा? करंट अकाउंट, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। 6 में क्या पढ़ाऊंगा? कैपिटल अकाउंट, क्या अलाउड है क्या, खत्म। तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म। एक्ट तो बहुत बड़ा है, 6 सेक्शन का कोई एक्ट होता है क्या? ठीक है, बहुत बड़ा एक्ट है। ऑथोराइज पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर जो मैं तुम्हें 5 और 6 के अंदर सूची पढ़ाऊंगा, उसके अंदर भी 2 था, रेसिडेंट के लिए अलाउड है, पीआरओआई के लिए अलाउड नहीं है, तो उसको भी 2 में से 1 कर दिया। ठीक है, तो बहुत कम कम करके बस उतना एलिमेंट्री नॉलेज तुम्हें दिया गया है इस एक्ट में, जितना तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अभी काम आए। ज्यादा डीप नहीं गया है ये। चलो, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोल भाई परमेश, जल्दी बोल, क्या होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन? अदर देन कैपिटल अकाउंट मत बोलना प्लीज। जो सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर होते हैं, जो मतलब अगर पीआरआई है तो बाहर के देश में नहीं करेगा, पीआरओआई है तो इंडिया में नहीं करेगा। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं हम कि पीआरआई है तो वो इंडिया के बाहर कोई एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जो रूटीन ट्रांजेक्शन है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिससे कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट, और पीआरओआई है तो वो इंडिया में आ रहा है, तो कोई एसेट और लायबिलिटी उसकी इंडिया में क्रिएट, और हम अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो कोई एसेट लायबिलिटी हमारी इंडिया के बाहर क्रिएट हो रही है, तो फिर वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैपिटल। और वो कैपिटल है तो फिर वो करंट नहीं है। समझ गए बच्चों? ठीक है, कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन मुझे ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो स्पेसिफिक है। करंट अकाउंट की डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं है, एग्जांपल से समझाई गई है। देखो करंट अकाउंट की डेफिनेशन देखो, इट इज नेगेटिवली डिफाइंड। बिल्कुल सही कह रहा है, ये नेगेटिवली डिफाइंड है, क्योंकि ऑल दोस ट्रांजेक्शन विच आर नॉट कैपिटल अकाउंट। फिर समझाता कैसे है? इंक्लूड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन। तो ये तो एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया इसने, समझाएगा। कैपिटल अकाउंट की एकदम परफेक्ट है, बेस है उसका कि बाहर वाले की एसेट लायबिलिटी यहां ऑल्टर हो रही है, यहां वाले की एसेट लायबिलिटी बाहर ऑल्टर हो रही है। एसेट लायबिलिटी भी क्लियर है, यहां वाला बाहर वाला सब कुछ क्लियर है, एकदम जमाई हुई डेफिनेशन है। तो कभी भी करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन को जज करना हो, अभी बहुत सारे एग्जांपल देगा ये, तो पहले कैपिटल देखो। अगर वो कैपिटल है तो फिर वो करंट नहीं है, अगर वो कैपिटल नहीं है तो फिर वो करंट है, क्योंकि हमने सारे ट्रांजेक्शंस को पहले दिन बोला था मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, आइदर दे आर करंट और कैपिटल। बीच का कुछ नहीं है कि थोड़ा करंट है थोड़ा कैपिटल, ऐसे नहीं है। ठीक है, पूरा या तो करंट है या पूरा कैपिटल है, ऐसे इन्होंने जमाया है। देखो, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर दोज which are other than capital account transaction, like payment in the ordinary course of business। फॉरेन ट्रेड करी हमने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये लिखा दिया था, टिक करूं क्या भाई मुर्तुजा? अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे फॉरेन ट्रेड वगैरह करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं, ये भी रोजाना का काम है हमारा। ठीक है,
कोई पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट की, सर इससे तो लाइबिलिटी क्रिएट होंगी ना, नहीं, लाइबिलिटी तो लोन होती है, उसका इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो वो इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं है, वो तो एक्सपेंस है। इतनी अकाउंट्स हम समझते हैं, क्या है वो, एक्सपेंस है। अपने पेरेंट्स को, स्पाउस को, चिल्ड्रन को क्या भेजते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, टूरिज्म भी लिख दो, खैर हो गया, सॉरी, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, और किस लिए जाते हैं, मेडिकल, ये सब किस में आते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। किस में आते हैं, बट स्टिल मैं बोलूंगा ये सब एग्जांपल है। जज किससे करना, अगर वो कैपिटल नहीं है तो फिर वो, और कैपिटल क्या है अच्छी तरह याद है, चलो कुछ एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये पागल के बच्चे ने क्या करा, एग्जांपल के साथ ही आंसर लिख दिए हैं, तो अपन क्या करेंगे, स्टाइल से सिर्फ उतना ही लेंगे जितना हमारे काम का है, ठीक है। An Indian resident import machine from a vendor in UK for installing in his factory। अब मत पढ़ना आगे, ठीक है, मेरी तरफ देखो। एक इंडियन रेसिडेंट है जिसने अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीन मंगाई है यूके से, ठीक है, इधर मत देखना पीडीएफ में, मम्मी कसम है सबको, ठीक है। तो हम लोगों ने बाहर से एक मशीन मंगाई है, मैंने मंगाई है बाहर से एक मशीन यूके से, ठीक है। वैशाली बता, बाहर से यूके से मैंने एक मशीन मंगाई है, अपनी फैक्ट्री में मैंने इंस्टॉल करवा ली, ठीक है, और पेमेंट भी कर दी उसे। बोला मतलब जो असेट है वो बाहर तो नहीं है, अब यहाँ इंडिया आ चुकी है, हाँ, इंस्टॉल हो गई वो, तो फिर तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। वेरी गुड बेटा, क्योंकि अब अगर मैं इसको अकाउंट्स के हिसाब से जज करूं तो मशीन तो एसेट होती है, तो आप बोलोगे एसेट क्रिएट हो गई, यही हुई है ना, लेकिन ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया बच्ची ने कि बाहर थोड़ी ना हुई है। अब आप इसको अकाउंट्स के हिसाब से एसेट भी मान रहे हो, तो ये तो यहां क्रिएट हो गई ना, यहां क्रिएट हुई है, तो रेसिडेंट की एसेट यहां क्रिएट हो, ये कैपिटल अकाउंट थोड़ी होता है। कैपिटल अकाउंट तो होता है रेसिडेंट की एसेट बाहर क्रिएट हो, ये मेरी एसेट बाहर क्रिएट, मशीन तो यहां लग गई ना, तो ये क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऐसे जज करना है बराबर से, ठीक है। पल्लवी, अरे क्या नाम है, हिमानी, आगे के वीडियोस देखना बेटा, ठीक है, नहीं तो सब भूं करके जाएगा। इंडियन रेसिडेंट import machine from vendor in UK for installing in factory. As per accounts and income tax, machine is a capital expenditure, but under FEMA it does not alter an asset in India for the UK vendor. It does not create any liability to UK vendor. Once the payment is made, Indian resident or the UK vendor neither own or nor own any liability in other country. Hence, it is a current account transaction. ठीक है, ना तो उसके लिए कोई एसेट यहाँ क्रिएट हुई, ना मेरे लिए कोई एसेट वहां क्रिएट हुई, ना उसके लिए कोई लाइबिलिटी यहां क्रिएट हुई, ना मेरे लिए कोई लाइबिलिटी वहां क्रिएट हुई, तो ये प्योरली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। समझ में आया क्या है? कुछ और क्यों पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? क्योंकि सेक्शन 5 चल रहा है हमारा। सेक्शन 5 है ही किसका? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो सब पहले क्या पढ़ाया था? करंट अकाउंट की डेफिनेशन, अब उसका सेक्शन है। अब इसमें पढ़ाऊंगा कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड है, नहीं है, अलाउड है तो कौन से अलाउड है, ठीक है, और कौन से अलाउड नहीं है। ये सब बात डिटेल में किसकी चल रही है अब? करंट अकाउंट। कुछ पूछना है बेटा नवलीन? हाँ पलक। हाँ आ रहा हूं उसके ऊपर आ रहा हूं, शायद ये उसी का है। देखो, इंडियन रेसिडेंट इंपोर्ट मशीन फ्रॉम वेंडर, वही है पूरा। इंडियन रेसिडेंट, मैंने मशीन मंगाई है विद इन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ, और मैंने कहा इंस्टॉल कर दो लेकिन 3 महीने की क्रेडिट देना। अब तुमसे पूछूं कि बताऊं? पहले पूछ तो लेता हूं, प्रथा बताएगी। तेरा सरनेम बता दे क्या है। ये मशीन मैंने मंगाई है बाहर से, और वही सेम एग्जांपल है। मशीन मैंने पहले ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी थी, अब मैं 3 महीने बाद करूंगा, तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? करंट के कैपिटल? जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक लाइबिलिटी अफेक्ट हो रही है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है। और कोई? हाँ दिव्यांश। करंट अकाउंट क्यों होगा सर? क्यों? क्योंकि वो मशीन के नेचर में होगा ना, उसको क्रेडिट प्रोवाइड, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कि क्या बोलते हैं, इतना क्रेडिट पीरियड तो चलता है तो गारंटी मानेंगे तो उसको। ठीक है, तू बोल। सर गारंटी मानेंगे क्योंकि अपन मशीन से परचेज ही नहीं करते तो लाइबिलिटी तो क्रिएट ही नहीं होती ना सर अपनी। तो अबे पिक्चर, तो कोई भी लाइबिलिटी किसी एसेट खरीदने या किसी ट्रांजैक्शन करने की वजह से ही तो क्रिएट होती है सर, तो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में। हाँ ऐसा बोलना। गारंटी
और कोई? परमेश ने बोल दिया करंट ही हुआ सर। अब देख लो, मैंने बोल दिया है, अब तो आप देख लो। हाँ देखो बच्चों सुनो मेरी बात, 3 महीने की क्रेडिट पीरियड को हम ये मान सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगी, क्योंकि मशीन जैसी चीज़ है, बड़ी आइटम है, तो 2-3 महीने की क्रेडिट मिलना स्वाभाविक सी बात है। इसमें कोई लाइबिलिटी या एसेट ऑल्टर नहीं हुई, इसलिए इसको भी हम क्या मानेंगे? करंट अकाउंट ही मानेंगे। लेकिन अब मैं कैपिटल अकाउंट किसको मानते हैं? अगर मैं बाहर से लोन लेकर आता, स्टेट बैंक ऑफ यूएसए से, ये लोन है, उसको चुकाना है मुझे, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई मेरी बाहर, तो ये ट्रांजेक्शन अब क्या बन गया? कैपिटल अकाउंट बन गया। ये क्या? फिर वो लोन के पैसे में उस इंपोर्टर को देता और उससे बोलता मशीन दे दे, और मशीन लगवा लेता, तो वो मशीन वाला ट्रांजेक्शन करंट था, लेकिन जो लोन लेकर आया वो कैपिटल था। ऐसे होता है। यहां तो इंपोर्टर ने ही क्या करा? मशीन दे दी और बोला 3 महीने बाद पैसे दे देना, और मशीन भी इंस्टॉल हो गई, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में माना जाएगा, इसलिए ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है? करंट है। समझ गए? पढ़ो 1 मिनट बस इसको पढ़ ले, फिर मैं आता हूं। इंडियन रेसिडेंट इंपोर्ट मशीन फ्रॉम अ वेंडर इन यूके, एक मशीन आया, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड, एज पर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ देयर इज अ लाइबिलिटी। देखा जाए तो इंडियन इंपोर्टर की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, किसके ऊपर? बाहर। क्या बोलते हैं? रेसिडेंट की लाइबिलिटी बाहर क्रिएट हो, या पीआरओआई की लाइबिलिटी इंडिया में क्रिएट हो। तो मेरी बाहर क्रिएट हुई कि बाहर वाले की यहां क्रिएट हुई? पैसे मुझे देने, लाइबिलिटी मेरी क्रिएट हुई, और मेरी बाहर क्रिएट हुई, इसका मतलब ये कैपिटल है। लेकिन 3 महीने यूजुअल होता है, इसलिए कैपिटल नहीं है। देखो अंडर फेमा इट इज लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया, बट हाउएवर अंडर द डेफिनेशन शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर आल्सो कंसीडर्ड एज करंट अकाउंट। अब मैं फिर ऊपर जाऊंगा, जो मेरे से मुर्तजा ने टिक करवाया था, तो वहां ये लिखी भी है बात, पेमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी, साफ साफ दे रखा है डेफिनेशन में कि इनको भी करंट अकाउंट ही माना जाएगा। इवन दो, फिर बोल रहा हूं, इवन दो मेरी लाइबिलिटी बाहर क्रिएट हुई है, मेरी लाइबिलिटी बाहर क्रिएट हुई है, फिर भी ये ट्रांजैक्शन क्या है? करंट अकाउंट है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट वगैरह ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट माना जाता है और ये अलाउड है। ठीक है बच्चों? हाँ नवलीन क्या पूछ रही है? अगर वो फिर वो लोन की फैसिलिटी लोन की नेचर का हो गया, फिर तो कैपिटल है, फिर वो ट्रांजैक्शन क्या है? कैपिटल है। फिर बोल रहा हूं लोन वाला ट्रांजैक्शन कैपिटल है, लेकिन मशीन वाला करंट है। अब तेरे को मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊं बेटा कि जो तू कह रही है वो प्रैक्टिकली कभी नहीं होता। मैं बताता हूं कैसे होता है वो। जैसे आज मान लो, प्लीज तुम लोग 1 मिनट मेरी तरफ देखो और इस चीज को बराबर से समझ लो। मैं तुम्हें कार के एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने महिंद्रा की थार ली, आमीन बोलो, ठीक है। अब मैंने थार ली, कितने की हो भाई? 20 लाख की, 8.5, 20 ले लो तुम, 20 लाख की ली मैंने, ठीक है। अब ब्याज जोड़ के वो 30 लाख की पड़ेगी, तो मैंने 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट करवा ली, 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट, 5 लाख डाउन पेमेंट दे दिया और 25 लाख की क्या करवा ली? इंस्टॉलमेंट करा ली, या 50 इंस्टॉलमेंट करा ली 50-50 हज़ार रुपये की, 50-50 हज़ार रुपये की 50 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे 25 लाख, और 5 लाख कैश दे दिए, तो वो 20 की थार मेरे को 30 में पड़ी। अब मेरे को एक बात का जवाब देना कि मुझे ये जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिली है ये महिंद्रा ने दी है कि बैंक ने दी है? सब समझते हो इस चीज़ को? लेकिन ये मुझे महिंद्रा के शोरूम से ही मिल जाएगी, मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन भी सब वहीं हो जाएगा। अब किस्तें किसके खाते में जाएंगी, महिंद्रा के कि बैंक के? तो अब मुझे बताओ, कार और लोन 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए कि एक हुआ? अलग अलग हुए। एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा महिंद्रा के साथ हुआ कार खरीदने का, कार में कुछ भी हुआ महिंद्रा के पास जाऊंगा, लोन मुझे बैंक को चुकाना है, सेम यही चीज होती है। तो जब आप बड़ी कोई इंपोर्ट कर रहे हो मशीन, और जो नवलीन कह रही है कि उसे मैं मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में देती, तो फिर वहां बैंक भी आता। कंपनी क्यों मुझे इतनी सारी इंस्टॉलमेंट देगी? वो बेचने के लिए बैठे हैं कि मजाक करने के लिए बैठे हैं? कोई कंपनी ऐसे इंस्टॉलमेंट नहीं देती। 2-3 महीने की जो क्रेडिट पीरियड बिजनेस में अलाउड होती है वही अलाउड होती है। आप दोगे, आप अपने हिसाब से सोचो, आप दोगे, मैं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, काहे का ये कौन सा उड़ाना, ठीक है। इंस्टॉलमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है। ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी होती है। वो तो व्यवहार में 2-3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे भी देंगे, कैश डिस्काउंट दोगे तो फिर ठीक है, थोड़ा कैश डिस्काउंट दोगे, हाथों हाथ तुम दे रहे हो तो तुम्हें वो कैश डिस्काउंट मिल जाता है, और इंस्टॉलमेंट में दोगे, थोड़ा लेट दोगे 2-3 महीने में, तो कैश डिस्काउंट चला जाएगा। बस इतनी सी बात है।
मल्टीपल इंस्टॉलमेंट देना 1 साल 2 साल 3 साल, वो वेंडर कभी नहीं करेगा। वो फैसिलिटी फिर तुम्हें बैंक से मिलती है, वेंडर अवेल करवा देता है। तो तुम्हें वेंडर मशीन दे रहा है, ये मशीन वाला करंट अकाउंट हो गया, और जो बैंक से तुमने फैसिलिटी ली है वो कैपिटल अकाउंट हो गया, क्योंकि वो लोन हो गया। समझे बेटा, ऐसा ही होता है। ठीक है, देखो फोर्थ हो गया, फिफ्थ सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन लोग। अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एक बंदा था इंडिया का, उसने $1000 अपने NRI ब्रदर को न्यूयॉर्क में गिफ्ट दिया। ठीक है, उसने नहीं भेजा मुझे, वो तो रेमिटेंस हो जाता, मैंने उसे $1000 का गिफ्ट दिया। किसको? NRI ब्रदर को। ये सोच समझ के बराबर जवाब देना आप। बोल भाई अपूर्व। करंट अकाउंट लग रहा है, क्यों? मेरी एसेट और लायबिलिटी को ऑल्टर नहीं कर रहा। और कोई व्यूज? शुभी? मतलब ऐसी, मेरा भाई है न्यूयॉर्क में, मैंने उसको $1000 का गिफ्ट दिया, तो तुम कह रहे हो मेरी कोई एसेट लायबिलिटी ऑल्टर नहीं है। कोई और व्यू है इसमें? ठीक है, अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में गिफ्ट आते हैं कि नहीं आते, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में बोला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे, वो कवर्ड है, रेमिटेंस वाले भी कवर्ड है। ठीक है, और जो कैपिटल अकाउंट नहीं होते वो तो सारे करंट है। तो अगर हम ये माने कि मेरी कोई एसेट और लायबिलिटी वहां पे क्रिएट नहीं हो रही है, अगर एसेट लायबिलिटी मेरी वहां पे क्रिएट नहीं हो रही है, ये प्योरली गिफ्ट ही है, उसके खाते में ही जा रहा है पैसा, तब तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर मैं उसे दूं, इसमें मेलिशियस इंटेंशंस भी हो सकते हैं, गिफ्ट के जरिए से मैं पैसा वहां भेज दूं मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, वो सब चीजें भी है। इसीलिए इन्होंने गिफ्ट पे कुछ लगाम लगाया है, जो अभी देखेंगे अपन, क्योंकि ये गिफ्ट तो फिर हर कोई दे देगा। ठीक है, और वहां पे अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेगा। स्विस बैंक का नाम सुना है? ठीक है, काला धन भी सुना होगा। ठीक है, कहां थे ये सब? ठीक है, ये स्विस बैंक में किस तरीके से अकाउंट खुले, ये सब फेमा आने के पहले हुए। ठीक है, ये कानून जिस समय लाया गया ना, उस समय नीड ऑफ द आवर था, इस कानून की सख्त जरूरत थी जब ये लाया गया, सख्त। और आज भी इसमें लूपहोल्स है, पूरा पढ़ते तुम तो समझ में आता, बात करते अपन लोग कि अभी भी इसमें, इसीलिए सबसे एक्टिव लॉ है ये। रीसेंट अमेंडमेंट्स आते हैं इनमें, इनकम टैक्स और जीएसटी के बाद। इनकम टैक्स जीएसटी सबसे एक्टिव है, क्योंकि रोजाना ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं, तो उसमें अमेंडमेंट आते ही हैं। इसीलिए इनकम टैक्स और जीएसटी के टीचर को हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा जिंदगी भर, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। जो इनकम टैक्स पढ़ा रहा है जीएसटी के, मैं कंप्लीट में 25 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ होगा भी नहीं जो 25 साल पहले पढ़ा होगा। ठीक है, सब चेंज हो रहा है रोज। ठीक है, हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, टीचर को हमेशा पढ़ना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इसमें भी बहुत रीसेंट अमेंडमेंट्स आते हैं, जहां कुछ हुआ कि यार ये ट्रांजेक्शन गलत है, अमेंडमेंट आ जाता है। जैसे अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दी यहाँ पे। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ मतलब क्या, हाँ, मोदी जी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी बीबीसी ने। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्री को भैया बहुत देखा गया कि भाई ये गलत है डॉक्यूमेंट्री, इसमें जो फैक्ट्स है वो गलत है, तो हमने बीबीसी को बैन कर दिया। ठीक है, इंडिया में उस समय के लिए। और बैन तो बैन, फिर हमने फेमा में डाला कि अब कोई भी इस तरह की मैगजीन या इस तरह के प्रिंट मीडिया या इस तरह के चैनल को कोई भी तरह का डोनेशन या कोई भी ऐसी चीज देते हैं, गिफ्ट विफ्ट, तो वो ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है, इवन दो वो कैपिटल है, अरे करंट है, फिर भी अलाउड नहीं है। अमेंडमेंट आ गया नोटिफिकेशन में। तो ये क्या होते रहेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या अलाउड है क्या नहीं है, ये बार बार चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय देखती है कि ये ट्रांजैक्शन हमें अलाउ करना है कि नहीं करना। ठीक है, गिफ्ट अलाउड है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बोल रहा हूं मेलिशियस इंटेंशन हुए, गिफ्ट के अंदर ऐसा दिखा कि अमाउंट इस स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो फिर वो गिफ्ट भी अलाउड नहीं है, इवन दो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अभी तो खैर ये बात चली है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर उसने गिफ्ट मतलब कार दी है, तो कार वहीं से खरीद के दी है। एक मिनट रुक जा, इस पे भी आ रहा हूं मैं, पहले इसको देख। अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ट्रांसफर 1000 दिए, आप लोगों ने सबने इसको करंट अकाउंट बोला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी लंबी चर्चा जो मैंने करी है वो तुम्हें समझ में आएगी क्यों करी है। फंड आर सेंट फ्रॉम पीआरआई अकाउंट से एनआरआई अकाउंट में गए, अंडर अकाउंट इन इनकम टैक्स, गिफ्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। इनकम टैक्स की बार बार बात कर रहा है, हमें मतलब ही नहीं इनकम टैक्स, हमें तो फेमा से मतलब है। अंडर फेमा गिफ्ट इज एक्सेप्टेड बाय एनआरआई, नो वन ओन्स एंड ओन्स एनीथिंग टू एनीवन। मतलब एक बार मैंने उसे गिफ्ट दे दिया, वो उसका हो गया, इससे फिर अब मेरी कोई एसेट वहां पे क्रिएट, मेरी कोई लायबिलिटी वहां पे क्रिएट
हेंस द ट्रांजेक्शन इज ओवर एंड इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्लियरली क्या है ये? करंट अकाउंट। लेकिन गिफ्ट को लेकर, ये अभी जो रामायण मैंने गाई, गिफ्ट एक बहुत पेचीदा मैटर है। गिफ्ट को लेकर तुम इनकम टैक्स में भी बहुत शानदार शानदार प्रोविजन पढ़ोगे, क्योंकि गिफ्ट के अंदर क्या होता है, आज मेरी शादी है, ठीक है, तो मेरे को एक मौका मिल गया काले धन को सफेद करने का। अब मैंने पूरा काला धन तुम्हारे घरों पे पहुंचा दिया, 2 लाख इसके, 2.5 लाख इसके, 2 लाख शादी के न्योते के साथ ही, ठीक है। अदीबा खुश हो गई, वाह। मैं कहा ये वापस लिया ना कवर में डाल के, ठीक है, ये पैसे तेरे अकाउंट में डलवाना, और जो मेरे को दे तो 101 का लिफाफा मत देना उसमें, ठीक है। हाँ, 1,01,000 कर देना उसे, और स्टाइल से लिया ना, ठीक है। वो एक अक्षय कुमार की मूवी देखी है तुमने? उसके अंदर वो है ना, उसका कादर खान उसको बोलता है, भाई तेरी शादी तभी कराऊंगा जब 1 लाख रुपए तेरे पास होंगे। वो बोलता है कि भाई तेरी शादी के पहले मेरे पास 1 लाख आ जाएंगे बस। तो जिसको न्योता देने जाता है उसको बोलता है भाई 200 रुपए का कवर लेके आना, टोटल कर लेता है और 1 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो गिफ्ट एक ऐसी चीज है जिसको जैसे भी चाहो मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में भी तुम गिफ्ट के बहुत प्रोविजन पढ़ोगे। अब शादी हो गई, बहुत सारे गिफ्ट विफ्ट मंगा लिए, काला धन सफेद करवा दिया, ठीक है, आ गया भाई गिफ्ट का पैसा है तो, ठीक है। अब कितना गिफ्ट किससे आ रहा है, सब है रूल, तो यहाँ पे भी है रूल। तो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है अभी तो कि गिफ्ट तो अलाउड है, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। हाँ भाई बोल। आपने जो कार दी है, कार वहीं से यूएस से खरीद के दी, फिर किसको कार दी? आपके भाई को जो भी था बाहर किसी। अबे मैंने तो यहाँ ली थी। हाँ, दुबई में मैंने मेरे भाई को कार गिफ्ट करी, थार गिफ्ट करी, ठीक है, वहीं पे खरीदी, वहीं पे गिफ्ट कर दी, तो भी अलाउड है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो ओवर हो गया ना, करंट ही होगा। लेकिन ये बात है कि वहां से खरीदने के लिए मेरे पास डॉलर कहाँ से आएंगे? मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ फॉर्म भरूंगा, आरबीआई से बोलूँगा कि मेरे को थार खरीदनी है, तो बोलेगा कैसे कि भाई डॉलर में खरीदनी है, वहीं गिफ्ट देनी है, किसको? सब फॉर्म होंगे, सब चीज़ें होंगी, ट्रांजेक्शन अलाउड होगा तो वो मेरे को दे देंगे परमिशन, नहीं तो नहीं हो पाएगा। है तो करंट, गिफ्ट तो क्या है? करंट है, ठीक है। लेकिन परमिशन की बात कर रहा हूं कि क्या सारे गिफ्ट अलाउड है, क्या सारे ट्रांजेक्शन अलाउड है, क्या वो बात चल रही है अभी, ठीक है। चलो अब ये बोल रहा है इफ गिफ्ट इज अ करंट ट्रांजेक्शन व्हाई देयर इज रेस्ट्रिक्शन। अगर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो रेस्ट्रिक्शन क्यों है गिफ्ट के ऊपर? तो बोला है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन बट देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। बाउला ठीक है, तेरा पागल है, ठीक है। अदरवाइज पीपल ट्रांसफर फंड अब्रॉड अंडर अ ग्रैब ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगर हम अलाउड कर देंगे तो फिर वही मनी लॉन्ड्रिंग होने, यहाँ से पैसा भेजेंगे, बोलेंगे तो गिफ्ट है, गिफ्ट के वहाँ चल जाएगा, वो डॉलर फिर हवाला ट्रांजैक्शन से वापस इंडिया आ जाएगा, और ये सब चीज़ें बहुत आम हैं और ये होती भी है। इसीलिए गिफ्ट के ऊपर इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि सर गिफ्ट पे ही क्यों, ये तो सब में हो सकता है, सब में नहीं। जैसे अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो माल आता हुआ दिख रहा है, गिफ्ट में तो मैं बोल रहा हूँ मैंने गिफ्ट दिया है, कितने का भी दिया है, मर्जी है मेरी, तो इसीलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी जरूरी है, ठीक है। आगे पढ़ो, ये एक बहुत बढ़िया चीज है मुर्तुजा, इसको टिक करेंगे अपन। ये वाला पैरा बहुत बढ़िया है, बन्नाट, देखो जल्दी से। इफ पीआरआई गिफ्ट पीआरओआई या गिफ्ट, अगर मैं मेरे भाई को गिफ्ट देता हूं, ठीक है, तो पीआरओआई के लिए फॉर द पीआरओआई इट विल रिजल्ट इन फंड लाइंग इन इंडिया, एंड फॉर पीआरआई देयर इज नो क्रिएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी as this transaction create an asset in India. for PROI it is a capital account transaction. ये है सबसे शानदार चीज। मैंने मेरे भाई को वहां गिफ्ट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही गिफ्ट मैंने मेरे भाई को यहां दिया तो वो उसके लिए यहां एसेट क्रिएट हो गई, PROI के लिए यहां एसेट क्रिएट हो गई, और PROI के लिए अगर यहां एसेट क्रिएट हो जाती है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। समझना है बराबर। मैं उसे वहां गिफ्ट देता, ट्रांजैक्शन ओवर हो जाता, वो वहां खाता पीता जो करना है करो, लेकिन वही गिफ्ट मैंने उसे यहां दिया और बोला भाई तेरे नाम से एफडी करा दी है मैंने, और करवा दी यहां, भले एफडी मैंने रुपीज में करवाई है लेकिन उसके नाम पे करवाई है तो उसकी एसेट यहां क्रिएट हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन।
क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, पीआरओआई की एसेट लाइबिलिटी अगर इंडिया में ऑल्टर हो रही है, पीआरआई की एसेट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑल्टर हो रही है, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसमें कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लो, फिर ही आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपने 1000 रुपए दिए तो थोड़ी ना गिफ्ट होगा, फिर 1000 या 10,000 रुपए दिए किसको? आपके भाई को इंडिया में, तो वो थोड़ी ना फिर कैपिटल होगा। अब एक बात को समझो, एक बात को समझो। ये कह रहा है पीआरआई ने पीआरओआई को गिफ्ट दिया इंडिया में और इंडियन करेंसी में दिया, और ये कह रहा है 1000-2000 रुपए दिए। इसकी मैं क्या परमिशन लेने जाऊंगा? मैं भाई आएगा तो दे ही दूंगा, मैं उसे 1000-2000 रुपए मांगेगा यार, भी ऐसे पूछूंगा क्या? ठीक है, बाउले जैसी चीज़ है ये चीज़, मैं उसे फॉरेन करेंसी में दूंगा तो फेमा अट्रैक्ट होगा। इंडियन करेंसी में फेमा ही क्या अट्रैक्ट होगा? मैं मेरे पास पैसे पड़े मेरे भाई को दे दूंगा, खर्च कर लेगा, वो बैंक अकाउंट में जमा कराने जाएगा, ठीक है, वहां दिक्कत आ सकती है कि आपके पास पैसा कहां से आया, आप तो दुबई रहते हो। फिर वो जवाब दे देगा कि भाई मेरे जो दुबई से कमाई है वो इतना है और ये इस तरीके से आया है। नहीं तो वो बोलेगा नहीं ये तो मेरे भाई ने दिया है, तो फिर फेमा अट्रैक्ट होगा कि आपने अपने भाई को गिफ्ट दिया है, तो ये क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, देखा जाएगा। फिर करंट कैपिटल में से जिस जगह पे आ रहा है वो सेक्शन इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझो कि ये इंडियन करेंसी में देने में तो मुझे कोई दिक्कत ही नजर नहीं आती, मैं यहां दे दूंगा उसको, मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, किसी को भी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। इंडियन करेंसी में क्या दिक्कत आएगी? फॉरेन करेंसी में आएगी दिक्कत, जब पूछने जाओगे वहां परमिशन लगेगी, वहां फेमा अट्रैक्ट होगा। तो पढ़ने के लिए तो पढ़ा दिया कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, लेकिन होगा क्या इससे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड होते हैं, लेकिन ये प्रोहिबिटेड थोड़ी है। मेरे भाई को मैं पैसे दूं, मेरी मर्जी मेरी, ठीक है, कौन रोकेगा? इंडियन करेंसी में दूंगा तो कोई नहीं रोकेगा। तो कहने के लिए तो बोल दिया कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, लेकिन बच्चों प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी तो देखो। मैं उसे इंडिया में इंडियन करेंसी दे रहा हूं, चलो उसकी एसेट ऑल्टर हो गई इंडिया में, उसके बाद एसेट आ गई, बट क्या होगा इससे? अलाउड तो होगा ये, क्योंकि अलाउड डिस अलाउड की तो प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं इसकी परमिशन लूंगा। इसकी क्या परमिशन लूंगा? मैंने पैसे निकाले दे दिए, डॉलर देने होते, दूसरी करेंसी देनी होती तो दिक्कत आती। समझ रहे हो बराबर? और भी एक जना डाउट पूछ रहा था। हाँ, ये आ गया अगला। इफ पीआरओआई गिव गिफ्ट टू पीआरआई, पीआरओआई किसको देगा? पीआरआई को। रेमिटिंग फंड इन इंडिया, मतलब वही मेरा भाई मुझे गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। सो इफ पीआरओआई गिव्स द फंड अब्रॉड, सॉरी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो मुझे गिफ्ट दे रहा है। तो एसेट किसकी क्रिएट हो रही है? मेरी। और मैं कहां का हूं? इंडिया का। पीआरआई की एसेट अगर इंडिया में क्रिएट हो तो कोई प्रॉब्लम, पीआरओआई की इंडिया में क्रिएट हो तो प्रॉब्लम है। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। वो मुझे जितना, इसीलिए मैंने तो तुम्हें उस दिन ही बता दिया था कि मेरा भाई मुझे जितने भी पैसे भेजे, एज अ रेमिटेंस भेजे, एज अ गिफ्ट भेजे, कैसे भी भेजे, कोई रेस्ट्रिक्शन, बट भेजे किससे? ऑथोराइज पर्सन से। अब सब कड़ी से कड़ी जुड़ाना, भेजे किससे? कल मैंने क्या बोला था तुम्हें कि कुछ लोग बैंक रेट के ₹2 बचाने के चक्कर में पैसे किससे भेजते हैं? हवाला। और वो इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, अगर वो मुझसे कंसल्टेंसी लेने आए, ठीक है, तो मैं उनको कभी ये ना बोलूं कि वो इस तरह की हरकत करे ₹2 बचाने के चक्कर में, ठीक है। मेरे अंकल वगैरह पहले बाहर थे तो वो लोग करते थे, तो तब मैं इतना समझता नहीं था, ठीक है, मैं तो पढ़ाई कर ही रहा था। बाद में जब मुझे ये सब समझ में आई, ठीक है, तो वो कम से कम 20 साल कुवैत में रहे अंकल मेरे, और 20 सालों में उन्होंने जितना भी पैसा भेजा है यहाँ पे, आज अगर वो फिर जब यहाँ आए कुवैत में तो उन्हें कैपिटल बनानी पड़ी, बिजनेस दुकान डालनी थी, ये करनी थी। तो मैंने कहा आज तुमने अगर वो पैसा वाइट में रखा होता तो आज कोई दिक्कत ही नहीं आती, कोई जवाब ही नहीं देना पड़ता। तुम करोड़ रुपए का शोरूम भी बना लोगे, करोड़ रुपए का घर भी बना लोगे, तो एक नोटिस तुम्हें नहीं आएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन तुमने इतनी छोटी सी प्लानिंग नहीं करी और सारा पैसा इस तरीके से आप लोग भेजते रहे। वो कभी बैंक से डाल देते, कभी किससे डाल देते, फिर तो इसमें तो फ़ायदा है आपका, इसको तो आप पॉजिटिव लो। वो ₹2 अठाने बचाने के चक्कर में बेवकूफ़ जैसे। और अधिकतर तो हमारे यहाँ एक तो लिटरेसी रेशो भी बहुत कम है, लोगों को इतनी तो जानकारी नहीं होती, ठीक है। ये कहाँ पता होता सबको, तुम्हें भी नहीं पता होगा, ठीक है। उनको तो बैंक में पैसे डलाना तो ये लगता है कि अभी मैं डलाऊंगा और इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा, वो तो फ्री बैठे। बैंक से तो ऐसे घबराते कुछ लोग कि भैया मैंने यहाँ पैसे डलाए और मेरे को अभी नोटिस आ जाएगा, कि वो तो फ्री बैठे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये पैसा आपको ऑथोराइज पर्सन से भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सारे अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई और कुछ पूछ रहा था? सर ऐसे तो मतलब आप सारा पैसा अपना वाइट कर लोगे सर, जैसे आपके भाई के सर दुबई में, आप हवाले से उनके पास पैसे भिजवाओगे, अच्छा, वो आपको रेमिटेंस भेज देंगे सर, सारा पैसा वाइट हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा, मेरे पास है ही का वाइट ब्लैक पैसा। तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा?
तू जो मैं करूंगा वो अलाउड थोड़ी है। सर फिर भी लोग तो कर ही रहे हैं। अरे मैं लोग कर रहे, लोग तो चोरी भी कर रहे हैं। 4% लोग इनकम टैक्स देते, तो अलाउड थोड़ी है कि 96% इनकम टैक्स ना दे। ठीक है, चोरी हो रही है इनकम टैक्स की, गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि ये जो बोल रहा है कि हवाले में आप पैसे दे दोगे, वो पैसा वहां चला जाएगा, फिर वो मेरा भाई मुझे भेज देगा। ठीक है, हाँ करना ही पड़ेगा। इनवर्ड रेमिटेंस की कल बात करी थी, वो जब पैसे जमा कराएगा इनवर्ड रेमिटेंस देना पड़ेगा। चलो वो दिखा भी देगा कुछ, अरे दिखा देगा, सैलरी दिखा देगा, कुछ भी दिखा देगा। तुम तो ये बताओ कि ये जो प्रैक्टिस अगर मैं करूंगा तो फेमा थोड़ी कह रहा है ऐसा करो, ये तो यही कह रहा है ना कि इलीगल है, हवाले से आप नहीं भेज सकते, इस तरह के ट्रांजैक्शन आप एग्जीक्यूट, तो फिर डिबेट ही कहां आई? फेमा तो मना ही कर रहा है, तुम भी कह रहे हो कि ऐसा तो हो जाएगा, तो गलत है, तो फेमा भी तो गलत ही कह रहा है, सही थोड़ी कह रहा है इसको। अब आप करोगे तो इसीलिए तो सरकार हवाला ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर आई है। चलो और कोई डाउट? ये कर बोलो। मतलब जैसे कि अगर आपके भाई ने आपको यहाँ आके कॉल अबे तुम बार बार मेरा भाई भाई मत बोलो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पिक्चर हो। तुम सारे तीतड़ो फैला दो कहीं पे, वायरल कर दो, मेरे यहाँ नोटिस आ जाए। हाँ हाँ बोल बेटा बोल। तो अगर आपको यहाँ चुप, सवाल आया बेटा। हाँ यहाँ पे आपको आके ना गिफ्ट दिया, ठीक है, मेरे भाई ने यहाँ आके गिफ्ट दिया, डॉलर में दिया, जो डॉलर में आपको दिए, तो फिर वो क्या होगा? करंट गिफ्ट तो सुनो सुनो, मेरा भाई वहाँ से यहाँ आकर मुझे डॉलर में गिफ्ट देगा, ठीक है, उसके पास ये डॉलर आएंगे कहाँ से? वो वहाँ से रुक के रख के लाएगा अपनी जेब में मुझे देने के लिए, ठीक है। वो ये ट्रांजैक्शन ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही करेगा, उसे गिफ्ट देने हैं तो वो डॉलर वहाँ दे। अब अगर वो ऐसे दे रहा है कि वो डॉलर मुझे दे रहा है अलग से ऐसे 1-on-1, अलाउड नहीं है, वो इलीगल हो गया। वो मतलब एक तरीके से वो कॉन्ट्रावेंशन है, ऑथोराइज पर्सन के थ्रू कहाँ हुआ वो गिफ्ट दो ना आप। जितने भी ट्रांजैक्शन करने वो भी तो ऑथोराइज पर्सन के थ्रू करने, बैंक में डाले, मनी चेंजर को दे, किसी को भी दे, और उसके थ्रू मेरे अकाउंट में आए, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे कैश में डॉलर दे रहा है, वो तो अलाउड है ही नहीं। पर आप उसको चेंज करा सकते हो ना? नहीं, क्या बोल के कराऊंगा? कहां से आया मेरे पास? गिफ्ट ऑथोराइज पर्सन के थ्रू आया, उसने मुझे 1-on-1 दिया, ठीक है। अरे ओ मेरे पास डॉलर आ गया, मैं 5 अलग अलग जगहों पे जाके उसे एक्सचेंज करवा लूंगा, एक बड़ी क्वांटिटी में होगा। इन्होंने कहा गिफ्ट एक क्वांटिटी तक अलाउड है, ठीक है। अभी आएगा आगे तो उस क्वांटिटी से ज्यादा दे दिया उसने तो मुझे, ठीक है। और फिर क्या बोला, मैंने 4 लोगों को अलग अलग देकर एक्सचेंज करवा लिया। तो कैश तुम इनकम टैक्स में पड़ोगे, 10,000 से ज्यादा की ऊपर पेमेंट रुपीज में नहीं हो सकती, तुम डॉलर में बात कर रहे हो। 10,000 से ऊपर की पेमेंट कैश में नहीं हो सकती, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? 10 ही है ना? हाँ 10,000 से ऊपर की पेमेंट कैश में नहीं हो सकती, ठीक है। तुम डॉलर की बात कर रहे हो, रुपीज में नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अब देखो, अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम है, पेमेंट बोल रहा हूं, मैंने पेमेंट थोड़ी करी है तुम्हें, पिक्चर हो तुमने दी है मुझे। बोलो, रिकॉर्ड करो अब। देखो, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथोराइज पर्सन, किसके थ्रू करोगे? इफ सच सेल और ड्रॉल इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कल से यही पिपूड़ी बजा रहा हूं कि अलाउड है तब भी किसके थ्रू करना है? बिना ऑथोराइज पर्सन के तो करना ही नहीं है। अलाउड है तब भी, अलाउड है तब भी किसके करना है? और सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड है, ठीक है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है अंडर फेमा, ठीक है। तो हमने अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है जो अलाउड नहीं है, ठीक है। ये देखो, किसमें? पब्लिक इंटरेस्ट में। किसने? किससे कंसल्ट करके? आरबीआई से। क्या लगा रखी है? किसके ऊपर? और इसके अलावा तो सब अलाउड है। तो अब इसमें मैं तुम्हें 3 शेड्यूल पढ़ाऊंगा। शेड्यूल 1
करंट अकाउंट में। सेक्शन 5 ही चल रहा है बच्चों, ये सेक्शन 5 किसका है? करंट अकाउंट। शेड्यूल 1 वो ट्रांजेक्शन जो अलाउड ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है। क्या है? शेड्यूल 2 वो ट्रांजेक्शन जो अलाउड तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद, शेड्यूल 2। और शेड्यूल 3 वो ट्रांजेक्शन जो अलाउड तो है पर एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक, उसके बियॉन्ड 3 शेड्यूल पढ़ाऊंगा। अब ये 3 में जो बच गए वो अलाउड है, क्योंकि 1 में वो है जो अलाउड नहीं है, 2 में वो है जो परमिशन लेके अलाउड है, 3 में वो है जो एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक अलाउड है कि इतना डॉलर तक अलाउड है, इसके ऊपर अलाउड। अब ये 3 को हटा लूं साइड में, तो अब जितने भी बचे वो सब अलाउड है, क्योंकि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जनरली क्या होते हैं? अलाउड होते हैं। लेकिन फिर 50वीं बार बात बोलूंगा, करना तो किसके थ्रू है? सेक्शन 3 को तो कभी मत भूलना। सेक्शन 3 क्या कहता है? करो किसके थ्रू? क्लियर है अब सबको? अब एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को, बहुत दिन बाद। लॉ में होमवर्क ऐसे कभी देने को मिलता नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये जनरल रूल वाली बात कल मैंने बता दी थी। जनरल रूल ये है, ठीक है मुझसा, ये भी कर लेते, ठीक है यार, बहुत मेहनत करवा रहा है, कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रीली परमिटेड है, कल बता दी थी, अनलेस स्पेसिफिकली, अगर अलग से प्रोहिबिट ना हो तो अलाउड है। बट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन यूजुअली अनलेस वो अलाउड है, परमिटेड हो। तो दोनों में फर्क क्या है कि जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, वो यूजुअली क्या होते हैं? अलाउड होते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली क्या नहीं है? प्रोहिबिटेड नहीं है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो है यूजुअली क्या होते हैं? प्रोहिबिटेड होते हैं, ठीक है? बट स्पेसिफिक केसेस में वो, कुछ याद आ रहा है इसको सुन के? अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन याद आ रही है? A person usually of sound mind but occasionally of unsound mind, and a person usually of unsound mind but occasionally of sound mind can make contract when he is of sound mind. क्या बात? तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बच्चों यूजुअली क्या है? अलाउड है, स्पेशल केसेस में कैपिटल अकाउंट यूजुअली स्पेशल केसेस में अलाउड है। मतलब मैं बाहर अगर एसेट लाइबिलिटी ऑल्टर कर रहा हूं, कैपिटल है, बाहर वाला यहां एसेट लाइबिलिटी ऑल्टर कर रहा है, कैपिटल है, तो कैपिटल तो बहुत बड़ी चीज होती है, इसको प्रोहिबिटेड कर रखा है इन्होंने, स्पेशल केसेस में अलाउड है। मतलब जो शाहरुख खान अंकल ने विला खरीदा है वो स्पेशल केसेस में खरीदा होगा, जब वो अलाउड होगा, क्योंकि शाहरुख खान अगर वहां पे विला खरीदेंगे तो उनकी एसेट ऑल्टर होगी आउटसाइड इंडिया, है ना? और अगर मुकेश अंबानी जी ने स्टेट बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से कोई लोन लिया होगा डॉलर्स में, तो वो भी किस में आ रहा होगा? स्पेशल केसेस में, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी को ऑल्टर कर रहा है। तो कितने सारे बाहर के ट्रांजैक्शंस हम करते हैं जिसमें हम बाहर एसेट्स भी खरीदते हैं, बाहर से लाइबिलिटी भी इंकर करते हैं, बाहर वाले यहाँ आकर भी एसेट खरीदते हैं, बाहर वाले यहाँ आकर भी लाइबिलिटी इंकर करते हैं। वो सब किस में आते होंगे इतने सारे? स्पेशल केसेस में, क्योंकि ये यूजुअली तो क्या है? प्रोहिबिटेड है। बोलो सर, यूजुअली प्रोहिबिटेड और नॉर्मली नॉट प्रोहिबिटेड वाला पीआरआई पे है, पीआरओआई दोनों पर है? कैपिटल अकाउंट पे है। नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पीआरआई करेगा तो प्रोहिबिटेड है, और अगर पीआरआई करेगा तो भी प्रोहिबिटेड ही है, फिर उसके लिए भी ऐसा कुछ है? कैपिटल अकाउंट पे है, फिर यही बोलूँगा। किस पे है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे। देखो, हाँ, अब मैं तुम्हें होमवर्क जो दे रहा हूँ वो सुन लो, वो बहुत जरूरी है। जनरल तो यही है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रीली परमिटेड है, स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है, ये कर लिया ना टिक तुमने? आगे बोला है सेक्शन 5 कहता है कि आप सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब मैंने क्या बोला? शेड्यूल 3 कौन सा है? शेड्यूल 1 कौन सा है? प्रोहिबिटेड है। तो प्रोविजन फॉर दिस ड्रॉवल इज प्रोहिबिटेड, मतलब इन कारणों से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है टोटल, क्योंकि यहां पे है ना लॉटरी के साथ ये बैंड मैगजीन को भी जोड़ दिया है, तो ये 9 हो गए टोटल। ये अलग पॉइंट है। ये 9 पॉइंट में आप फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है, आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउड नहीं है। मैं अभी 9 पॉइंट रीड करूंगा, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसका एक न्यूमेरिक आपको बना के आना है अपनी क्रिएटिविटी से, सारे वर्ड्स को जोड़कर, ठीक है? बन जाए तो अच्छा। न्यूमेरिक समझते हो?
इनका कोई भी फर्स्ट वर्ड लेकर इनसे एक वर्ड या ऐसी लाइन बनानी है जिससे ये लर्न हो जाए, क्योंकि यहाँ तुम्हारा रोल ज़्यादा है, मेरा रोल कम है। ठीक है, कर क्या होगे? वी विल चेक योर क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। ठीक है, फिर मैं तो बताऊंगा बाद में। अब मेरी बात सुनो, ये 9 पॉइंट क्या क्या है सुन लो जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। आपको ये पढ़ के ही समझ में आ जाएगा क्यों अलाउड नहीं है। तो इसको रीड करोगे तुम लोग, लॉटरी वोटरी है इसके अंदर सब। ठीक है, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए तो कल मुझसे पूछना। धन्यवाद, बंद कर दे भाई।